Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we are going to discuss on our next lecture series, that is on UGC NET EVS June 2025 lecture number 7. हम लोग पहले भी बहुत सारे लेक्चर देख चुके हैं, तो आज कुछ नया और जो हमारे क्वेश्चंस है उनको हम देखते हैं। देखो, जरूरी है प्रैक्टिस। एक महीना बचा है, 1 month हार्डली, तो कम से कम डेली 5 कॉन्सेप्ट पे तो रिवीजन करो। 5 कॉन्सेप्ट पे डेली रिवीजन करो। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी 5 कॉन्सेप्ट आज समझाऊंगा, तो उन 5 कॉन्सेप्ट्स पे रिवीजन करो। अगर नहीं करोगे तो कैसे निकलेगा जेआरएफ? सीधी सी बात है ना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम कैसे करें, इतना सारा सिलेबस है। देखो, इतना सारा सिलेबस होना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप किस तरीके से उसको स्ट्रैटेजी बना के पढ़ रहे हो उस पर निर्भर है। ठीक है, आप सोचोगे कि इतना सारा सिलेबस है, हम उसको टच ही नहीं करेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। You should get into the syllabus. Before, you should also know what are the PYQs that is coming in the exam. देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर दैट्स वाई इम्पोर्टेंट, तो इस पे ध्यान देना जरूरी है। इसको नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। चलो, तो पहला क्वेश्चन जो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टाइप ऑफ वाटर पोल्यूटेंट के साथ मैच करने दिया है उसके एग्जांपल्स को। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं, वो क्या बोलता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट। ठीक है, जो बीमारी फैलाने वाला जो एजेंट है, मतलब कौन बीमारी फैला रहा है। करेक्ट। तो अगर मैं बात करता हूँ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है, आर कॉमनली यूज्ड एज ए इंडिकेटर ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट। समझ में आया? जो कि डायरिया वगैरह होता है, डिसेंट्री वगैरह होता है, उसमें क्या सबसे ज्यादा देखा जाता है कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का काउंट कितना है, वो ही देखा जाता है, क्योंकि वही है जो कि हमारे कहाँ से पैदा हो रहा है, हमारे वेस्ट से पैदा हो रहा है। ह्यूमन वेस्ट हो या एनिमल वेस्ट हो, इनसे वो पैदा हो रहा है। कौन? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। इसीलिए वो एक अच्छे इंडिकेटर है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के तौर पे। ठीक है, तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इसीलिए आपका क्या होगा, सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A1 दिया है और यहाँ पे भी A1 दिया है, जो कि आंसर नहीं होगा। देखो, फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये तो चीनी मिट्टी है, जिससे क्या बनता है, हमारा घड़ा वगैरह बनता है, पॉटर्स वगैरह बनता है ना। तो वो तो इसमें आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो डिजीज कॉजिंग करता नहीं है ना। अगर हम बात करें क्ले, ठीक है, चीनी मिट्टी को अगर हाथ में लगाओगे तो क्या वो डिजीज कॉज करेगा? नहीं करता है ना जी, वो तो नहीं करता है। तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ही हमारा आंसर होगा, किसके लिए? ए के लिए। दूसरा आता है ऑक्सीजन कंज्यूमिंग वेस्ट। ठीक है, कौन सा वेस्ट ऑक्सीजन कंज्यूम करता है? सीधी सी बात है। तो देखो, बात क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, किसके अंदर? इन वाटर। ठीक है, तो उस समय कौन उसको डिकम्पोज करता है? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अगर हम इंसान को ऑक्सीजन चाहिए अपने काम करने के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी तो एनर्जी चाहिए, और क्या चाहिए उसको? ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स और सीवेज decomposes, microorganism consume dissolved oxygen in water, which can lead to hypoxia और dead zones harmful to aquatic life। ये तो है ही। ठीक है, लेकिन करता कौन है एक्वाटिक लाइफ में? वही डेड एंड एनिमल के जो प्लांट्स हैं जो कि मौजूद है वहां पे, उन्हीं को तो कंज्यूम करता है ना। कौन? हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म करता है। तो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग वेस्ट कौन से होंगे? जो पौधे तुम्हारे और जो एनिमल्स के डेड ऑर्गेनिजम्स है एक्वाटिक हैबिटेट में, वही तो कंज्यूम करेंगे ऑक्सीजन को। और कौन करेगा? और तो कोई करेगा नहीं। तो ऑप्शन ए में भी 2 दिया है और ऑप्शन बी में भी, दोनों ही ऑप्शन में 2 दिया है। ऑप्शन ए में भी B3 दिया है, ऑप्शन बी में भी 3 दिया है। तो अभी आता है लास्ट दोनों की बात।
ठीक है, लास्ट दोनों की बात करते हैं। अब प्लांट न्यूट्रिएंट्स की मैं बात करता हूं। देखो कभी भी आप इरिगेशन करते हो, क्या खेती करते हो ना, खेती करते हो आप, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में क्या यूज करते हो, एग्रीकल्चर फील्ड्स में आप यूज करते हो NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, यूज करते हो ना। आप उसको ग्रो करने के लिए यही करते हो, खाद के तौर पे इसी न्यूट्रिएंट को यूज करते हो, NPK। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉस्फोरस। तो क्या प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो फॉस्फोरस नहीं होगा, तो आपका सी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, करेक्ट, C4 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो 2 हो जाता है, करेक्ट। तो एक्सेस फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम सोर्स लाइक एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स एंड डिटर्जेंट एक्ट एज ए प्लांट न्यूट्रिएंट इन द वाटर, ये तो सही बात है, इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, एल्गल ग्रोथ हो जाएगा और यूट्रोफिकेशन क्रिएट हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज है वो डेड हो जाते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है, ये चीज समझो। फिर आता है सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल्स की मैं बात करूं तो ये तो समझ में आ ही रहा है, आप पानी को अगर फिल्टर पेपर लेके उसको क्या करोगे, फिल्टर आउट करोगे तो क्या निकलेगा, उसमें क्ले ही तो निकलेगा, क्योंकि वो फाइन पार्टिकल होता है, क्ले, सिल्ट, सैंड, यही सब तो निकलते हैं पानी से, है ना। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स में क्या आएंगे आपके, क्ले आएंगे, क्योंकि वो डिजोल्व नहीं हो रहा है, वो पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है। दैट इज नॉट लाइक योर एनी सॉल्यूशन की जो डिजोल्व हो जाएगा, वो नींबू पानी नहीं है कि वो डिजोल्व हो जाएगा, वो कोई मेडिसिन नहीं है कि वो डिजोल्व हो जाएगा, वो क्या है, एक पार्टिकल है। तो वो पार्टिकल क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है जब आप फिल्टर पेपर के द्वारा उसको फिल्टर करते हो किसी भी पानी को, ठीक है। तो ये तो होता ही है, रिवर वाटर देखे नहीं हो, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, इसलिए वो ब्राउनिश कलर का दिखता है ना। तो आपको समझ में आ गया ये जो 4 ऑप्शन है कैसे कैसे उसका आंसर बने, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, एज सच कुछ डिफिकल्ट था नहीं, इस क्वेश्चन को भी देखते ही आप बना सकते थे। विद इन 50 सेकेंड्स ही होता है आपको इन तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर यहाँ टाइम बचाओगे तो DI कर पाओगे, पैराग्राफ कर पाओगे, ओके। आगे चलते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो फैलेसी का क्वेश्चन है, फैलेसी का क्वेश्चन है, ठीक है। फैलेसी जो होता है उसका क्वेश्चन जब आ रहा है, आपको अगर फैलेसी के टाइप्स पता नहीं होंगे तो आप फिर फंस जाओगे। तो पहले तो फैलेसी क्या होता है वही पता होना चाहिए, फैलेसी के बारे में नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे करोगे उसको, ठीक है। फैलेसी का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले फैलेसी का अर्थ होता है ए फॉल्स बिलीफ, बहुत ही सिंपल वर्ड, एक झूठा सच जिसपे कोई इंसान बिलीव कर रहा है, और ए रॉन्ग आइडिया, कुछ भी बोलो, एक रॉन्ग आइडिया बोलो, एक झूठा विश्वास बोलो, ये होता है फैलेसी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आई कैन एक्सपेक्ट दैट यू वुड नॉट फाइंड एनी मोरल इश्यूज इन मेकिंग एबॉर्शन इलीगल since your ability to feel sympathy for the rights of the women is generally is very limited, ठीक है। आई कैन एक्सपेक्ट दैट यू वुड नॉट फाइंड एनी मोरल इश्यूज, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको, ठीक है, कोई मोरल इश्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, इन मेकिंग एबॉर्शन इलीगल, ठीक है। एबॉर्शन तो आप समझते हो, भ्रूण हत्या, जहाँ पे बच्चों की हत्या की जाती है उनके जन्म से पहले, कि उसको इलीगल बोलना चाहिए, क्योंकि आप अगर मोरली करेक्ट हो तो आप क्या बोलोगे, एबॉर्शन ऑब्वियसली इलीगल बोलोगे, वही वो बोल रहा है, आई कैन एक्सपेक्ट दैट यू would not find any moral issues in making abortion illegal, मतलब आपको कोई moral issue नहीं होना चाहिए कि आप abortion को illegal मानो, since your ability to feel sympathy for the rights of women is general is very limited, ठीक है। feel sympathy for the rights of women is very limited, ठीक है। तो यहाँ सिंपैथी की बात चल रही है, सिंपैथी जो है वो वुमेन के प्रति आपका ठीक ठाक है, इसलिए आप ये चीज करना चाहते हो, बट इसको हम कौन सी फैलेसी लेंगे ये पूछा है, तो इसको कैसे जानेंगे। देखो सबसे पहले बात आता है बेगिंग द क्वेश्चन जो कि दिया है, तो दिस इज व्हेन यू ट्राई टू प्रूव समथिंग बाय जस्ट रिपीटिंग द आइडियाज इन डिफरेंट वर्ड्स, इट्स लाइक आर्ग्यूइंग इन ए सर्कल। अब इस क्वेश्चन में जो ये वर्ड दिया है, क्या आप यहाँ पे किसी के साथ आर्ग्यू कर रहे हो, किसी मैटर पे आर्ग्यू कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, तो ये बेगिंग द क्वेश्चन आंसर होगा क्या, नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका एग्जांपल अगर देखें हम, तो बोलता है द बुक इज ट्रूथ बिकॉज इट सेज इट इज ट्रूथ,
अगर किसी किताब में लिखा होगा क्या कि वो सच्ची कहानियों पे आधारित है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो बुक ट्रू है। आपने कहीं पे प्रूफ किया है उसको, यू हैव प्रूफ, मतलब आपने प्रूफ किया है। किसी किताब में अगर लिखा है भूत भूत मौजूद है इस दुनिया में, बार बार लिखा जा रहा है कि भूत मौजूद है, भूत मौजूद है, भूत मौजूद है, तो ये क्या आप मान लोगे कि नहीं भूत मौजूद है? यू जस्ट एज्यूम्ड दैट बुक इज ट्रू टू स्टार्ट विथ, ठीक है, लेकिन बट वो ट्रू होगा या नहीं होगा ये अभी तक आपने प्रूव नहीं किया है। तो बेगिंग द क्वेश्चन तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे किसी के मतलब किसी चीज को बार बार ट्रूथ साबित करने की तो कोशिश नहीं कर रहे हो ना इस क्वेश्चन में, जबकि वो ट्रू है या नहीं है वो पता नहीं, बट आप ट्रू तो साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना, ये तो बिलीव नहीं ले रहे हो ना यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन बेगिंग द क्वेश्चन वाला नहीं था, ठीक है। फिर आता है एड होमिनेम, तो ये क्या है? दिस हैपेंस व्हेन यू अटैक द पर्सन आर्गुइंग इंस्टेड ऑफ देयर एक्चुअल आर्गुमेंट, you ignore their point and focus on their character or personal traits to discredit them, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूं, ए पॉलिटिशियन says a tax plan is bad and their opponent replies you can't trust his opinion on the taxes because he is a rich person who does not want to pay more money। मतलब समझ में आया क्या बोलना चाहता है? वो ये बोलना चाहता है कि अगर सपोज करो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ये पॉलिटिशियन है, ठीक है, ये पॉलिटिशियन ये बोलना चाहता है कि जो टैक्स प्लान है, जो टैक्स प्लान बनाया गया है वो क्या है? गलत है, वो टैक्स प्लान गलत है। तो उस टैक्स प्लान को गलत साबित करने के लिए क्या देखना जरूरी है? उसके अंदर जो प्लान दिया गया है, प्लान प्रपोज्ड, ये देखना जरूरी है ना, वेरीफाई करना जरूरी है प्लान प्रपोज्ड को। अब यहाँ पे एक दूसरा पॉलिटिशियन जो अपोनेंट है वो ये थोड़ी बोल सकता है कि ये झूठा है, ये झूठा आदमी है या रिच आदमी है, इसीलिए ये क्या बोल रहा है, ये जबरदस्ती इस प्लान को हटाना चाहता है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हो ना। आप पहले पूरा पेपर पढ़े बिना अब ये थोड़ी बोल सकते हो कि वो झूठ बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, किसमें? एड होमिनेम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट दैट यू वुड नॉट फाइंड एनी मोरल इशू इन मेकिंग एबॉर्शन इलीगल सिंस योर एबिलिटी टू फील सिंपैथी फॉर द राइट्स ऑफ द वुमेन इन जनरल इज वेरी लिमिटेड, ठीक है। आप उसको आर्ग्यू कर रहे हो, आप जिस बंदे को ये बोल रहे हो कि एक्सपेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, किस पे हो रहा है? उस आदमी पे, यू पे ये कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, कोई एक थर्ड पर्सन एक यू पे असैसिनेशन कर रहा है ये चीज, तो इसलिए ये एड होमिनम 100% होगा, ठीक है। इसके बाद आता है हेस्टी जनरलेशन। हेस्टी जनरलेशन क्या होता है? देखो, ये बोलता है कि दिस मीन्स जंपिंग टू ए बिग कंक्लूजन बेस्ड ऑन ओनली 1 or 2 एग्जांपल्स। 2-3 एग्जांपल लिया, उसी की बेसिस पे एक कंक्लूजन बना दिया। जैसे कि मैं बोलता हूँ द सैंपल साइज इज जस्ट टू स्मॉल टू मेक ए जनरल रूल, ठीक है। तो सिंपली बात करते हैं, यू टेस्ट वन बैड एप्पल फ्रॉम ए न्यू स्टोर एंड इमीडिएटली डिक्लेयर दैट ऑल द एप्पल्स आर द स्टोर आर टेरिबल। ये तो कोई, ये भी गलत है, ये भी एक फॉल्स बिलीव है कि सारे के सारे एप्पल जो है वो गलत है। लेकिन यहाँ पे हेस्टी जनरलाइजेशन जो होगा वो आंसर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कैरेक्टर असैसिनेशन वाला काम नहीं हो रहा है। पहले तो यहाँ पे कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, तो यहाँ पे कोई हम फॉल्स कंक्लूजन पे तो नहीं आ रहे हैं ना डायरेक्टली, तो फॉल्स कंक्लूजन वाला भी आंसर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हेस्टी जनरलाइजेशन मेथड्स यहाँ पे देखा नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका स्लिपरी स्लोप। तो स्लिपरी स्लोप क्या बोलता है? दिस फेलरी सजेस्ट दैट वन स्मॉल एक्शन विल डेफिनेटली लीड टू रिडिकुलस और टेरिबल एक्सट्रीम विदाउट प्रूविंग द कनेक्शन बिटवीन द स्टेप्स, ठीक है। जैसे कि अगर बात करते हैं, इफ यू लेट ए चिल्ड्रन वॉच ए लिटिल बिट ऑफ टीवी सून दे विल वॉच टीवी ऑल द डे एंड नेवर रीड ए बुक एंड फॉरगेट हाउ टू थिंक देमसेल्फ। ऐसा हो सकता है क्या? अरे कोई लिंक है कि जो बच्चा है वो टीवी देखने से वो कभी बुक नहीं पढ़ेगा? ऐसा क्या लिंक है? कोई लिंक है? एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप का कोई लिंक है कि बच्चा अगर थोड़ा सा टीवी आपने उसको देखने दिया, वो क्या पूरा दिन भर टीवी देखेगा? ये एक फॉल्स बिलीव नहीं है, ये एक ऑब्वियसली एक फॉल्स बिलीव है। थोड़े समय के लिए अगर कोई टीवी देख रहा है तो इसका मतलब नहीं कि वो पूरा दिन भर टीवी देखेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक फॉल्स बिलीव है, लोग इसको सच मान लेते हैं, स्लिपरी स्लोप फैलेसी की तरह अगर सोचा जाए तो।
ठीक है, तो ये भी आपका स्लिपरी स्लोप वाला भी आंसर नहीं होगा, और हेस्टी जनरलाइजेशन भी नहीं होगा, और बेगिंग द क्वेश्चन भी नहीं होगा। तो ये तीन ऑप्शन जो थे वो कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं कर रहे थे। पहला बात, यहाँ पे आई और यू एक पर्सन के कैरेक्टर पे बात चल रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे एड होमिनम ही आंसर होगा। देखो मैं हर ऑप्शन को इसीलिए आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि हर ऑप्शन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इन एग्जाम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बार बार आप इन क्वेश्चंस को अटैक करते हो, बार बार इन क्वेश्चंस पे समझते हो कि नहीं इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर बना लोगे। ओके, आगे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ईवीएस के बच्चों के लिए ऑब्वियसली साइंस के थोड़े क्वेश्चन अच्छे अच्छे खासे आते हैं जो कि आए हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहला चीज है, वो बोलता है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर इज बेस्ड ऑन टिपिकल परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235 फाउंड इन द मेटेरियल। देखो ये क्वेश्चन आमतौर पर बच्चे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में जब तक आपका आइडिया नहीं होगा आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, ईवीएस के बच्चों को तो आइडिया होना चाहिए क्योंकि उनको रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ा हुआ है। दूसरे बच्चों को अगर आइडिया नहीं है तो दे कैन लीव इट दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये उनके लिए ऑब्वियसली ये उनके लिए डिफिकल्ट होगा। ये क्वेश्चन ये सत्य है, इसको बोलने की कोई गलत बोलने की जरूरत ही नहीं, मैं सच सच बोल दे रहा हूँ, सचमुच सच बोल दे रहा हूँ, सुन लो ये चीज। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो फाइनेस्ट ओर जो होगा वो तो यूरेनियम ओर ही होगा ना, फाइनेस्ट तो यूरेनियम ओर ही होगा। इंक्रीज तो उसके बाद करेगा ना। व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यूरेनियम 235 रेशियो इन दी फॉलोइंग। तो फिसाइल यूरेनियम जो होगा वो तो प्रोसेस्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पहला क्या आएगा, यूरेनियम ओर ही आएगा, जो अनप्रोसेस्ड होगा, जो रॉ फॉर्म में होगा, ये तो कोई भी जान रहा है। तो आपका डी एंड थर्ड एंड फोर्थ वो वैसे ही इजेक्ट आउट हो गए, वो आंसर होंगे ही नहीं, ये तो बोलने की बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या होता है। दिस इज ए रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एक्चुअल यूरेनियम इन द ओर इज वेरी लो, often less than 0.1 uranium oxide, and the uranium 235 content within the uranium is natural abundance। ठीक है, ये बात है, बहुत ही कम होता है यूरेनियम जो ऑक्साइड्स होता है इसमें, पहली बात तो। फिर क्या आता है, नेचुरल यूरेनियम, दिस इज केमिकली प्यूरिफाइड यूरेनियम येलो केक और लेटर फॉर्म that has not undergone the enrichment process, it contains a natural concentration of 0.7, यहाँ पे 0.7 U235 होता है। ठीक है, natural uranium is essentially same U235 ratio as found in the purified ore concentrate। सही बात है, ओर में भी लगभग इतना ही होता है। फिर आता है रिएक्टर ग्रेड। ठीक है, रिएक्टर ग्रेड क्या होता है, दिस रिफर्स टू द यूरेनियम दैट हैज एनरिच्ड फॉर यूज इन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। ठीक है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जहाँ पे एनर्जी बनाते हैं वहां पे चाहिए ये। तो यूरेनियम 235 में 2 से 7% होता है। फिर आता है आपका हाईली एनरिच्ड यूरेनियम इंटेड फॉर न्यूक्लियर वेपन्स व्हिच रिक्वायर्स ए हायर कंसंट्रेशन। तो अगर मैं बात करता हूं कि ये वाला टिपिकली जो है 90% एंड मोर है। ठीक है, ये जो है तुम्हारा 90% एंड मोर है, किसमें, तुम्हारा वीपन ग्रेड वाला जो यूरेनियम है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि कहां से क्या जा रहा है। तो ये तो वैसे भी आंसर आप बना सकते थे, क्योंकि देखो वीपन जो होता है वो मास डिस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए जो यूरेनियम चाहिए वो फाइनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तभी तो जो कंट्रीज हैं वो यूरेनियम क्या बोले तो यूरेनियम बेस्ड जो न्यूक्लियर हिरोशिमा नागासाकी वाला जो कहानी था वो आपने सुना होगा, कैसे न्यूक्लियर वेपन से अटैक हुआ था। तो वो उसी वजह से तो मास डिस्ट्रक्शन वहां हुआ था, क्योंकि वो वेपन ग्रेड वाला जो था वो हाईली उसमें फिसाइल यूरेनियम का कंटेंट ज्यादा था। ठीक है, तो फिसाइल यूरेनियम कंटेंट ऑब्वियसली वेपन ग्रेड में सबसे ज्यादा होगा, तो ये तो सबसे पहले 1 होगा ही होगा, और ये 4 होगा ही होगा। तो इस बेसिस पे आप लगाओगे तो बी लगाओगे। ठीक है, ये थर्ड होगा एंड ये 2 होगा। ये बाय डिफॉल्ट समझ में आता है, ये आंसर नहीं होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी आप अगर अच्छे से इसको नहीं भी पढ़े होगे इस क्वेश्चन को, तब भी आप लगा सकते थे बाई वन लॉजिकल आर्गुमेंट। लॉजिकली आर्गुमेंट अगर कर सको तो इसको भी लगा सकते थे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी तोपमार चीज नहीं था जो कि आप नहीं बना सकते थे। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात चलती है, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात चलती है। देखो टीचर टीचर की मैं अगर बात करूं, वो चिल्ड्रेन का और स्टूडेंट्स का असेसमेंट कैसे करेगा, असेसमेंट कैसे करेगा, असेसमेंट कैसे करेगा उस पे क्वेश्चन है।
असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या करेगा? देखो पहले तो टेस्ट लेगा, ये तो 100% करेक्ट है, टेस्ट तो 100% लेगा ही लेगा। दूसरे बात है टेस्ट में होता क्या है, एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन इज वन काइंड ऑफ टेस्ट, वो भी टेस्ट ही है। फिर आता है रूब्रिक्स, ये आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है वर्कशीट्स, बच्चों को क्या दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, वर्कशीट्स दिया जाता है, जिससे कि वो उसको बना के लाएं, ताकि उसको भी एक असेसमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। क्विजेस, देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्विज भी एक असेसमेंट का टेस्ट, बट रूब्रिक्स नहीं होगा। रूब्रिक्स क्यों नहीं होगा? दिस इज एक्सेप्शनल। रूब्रिक्स देखो यहाँ पे एक्सेप्शनल, एवरेज और पुअर है, ये क्या कर रहा है, रूब्रिक्स इज ओनली फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंट है ये, नॉट असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये परफॉर्मेंस को बताता है, रिप्रेजेंट करता है परफॉर्मेंस को, नॉट असेसमेंट। परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करने वाला चीज है ये, ठीक है, असेसमेंट का काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बात करता हूँ क्या होगा, ऑब्वियसली ए आंसर होगा, ये तो होगा ही नहीं, देखो ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि टेस्ट तो असेसमेंट में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर आता है ए, बी एंड ई, सी और ये नहीं होगा, बट देखो वर्कशीट्स तो होता है, ये तो सिंपल सी बात है। वर्कशीट्स नहीं दिया तो ये तो वैसे भी आंसर नहीं होगा, अगर आप लगाना चाहोगे तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वैसे भी आंसर नहीं होंगे, आप देख रहे हो, क्योंकि नहीं होंगे मैं समझा दिया हूँ आपको, ठीक है। तो ए, बी, डी तो वैसे ही आंसर होना ही है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी था, क्यों था मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखो वो पूछता है कि सम ऑफ द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखो न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया ऑब्वियसली मीडिया में आएगा, तो ये तो होगा ही होगा। फैशन टेक्नोलॉजी होगा क्या, अरे ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, निफ्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए, फैशन इंडिया के लिए। फैशनेबल कपड़े, फैशनेबल फैशंस जो होता है, जो आज के डेट का जो फैशन इंडस्ट्री है वो इसी बेस पे है ना, टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री जो है वो निफ्ट से ही तो जुड़ा हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वो इसीलिए तो है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। तो ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट गए। आंसर ए, सी, डी ऑटोमेटिकली हो रहा है, एक कट जाने की वजह से देखो सारा आंसर आ गया। अब ये कितना सेकंड का क्वेश्चन था, देखो 15 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर 15 सेकंड के क्वेश्चन आप नहीं बनाओगे और बोलोगे कि सर मेरे से डीआई नहीं हो रहा है, यार आपको वहां पे 25 मिनट तो मिल रहे हैं डीआई के लिए, यहाँ पे आपको 15 सेकंड्स में आंसर बन रहे हैं, तो आप 15 सेकंड्स में आंसर बनाए बिना ही आप भाग जाओगे, ठीक है। तो ये तो गलत है ना, 15 सेकंड्स में आप आंसर भी नहीं बना रहे हो और भाग जा रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं हमसे सर डीआई नहीं हो रहा है। अरे डीआई के लिए 25 मिनट ले लो, 20 मिनट ले लो, यहाँ तो 15 सेकंड्स ही लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये तो होगा ही होगा। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एलटीडी, ये होगा या नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ऑडिट ऑडिट वाला काम करेगा, ये कहाँ से हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन भी मीडिया के अंदर आता है, तो वो तो होना ही है। नहीं, ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन, हाँ ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन होगा, मास कम्युनिकेशन भी तो एक यूनिवर्सिटी है, वो नहीं होगा। मास कम्युनिकेशन तो यूनिवर्सिटी है, दैट विल नॉट बी द आंसर, ठीक है। मास कम्युनिकेशन आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन दिया, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो वहां पे मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होती है, वहां पे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो। तो आपका ए, सी एंड डी इज द आंसर, ठीक है, ये आंसर था। अब देखो बात करते हैं जो आरएनआई की, रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, वो क्या है, दिस इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर, periodicals, मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ पब्लिकेशंस एंड वेरीफाइंग द सर्कुलेशन क्लेम्स, ठीक है, ये सारा वही काम करता है। प्रेस काउंसिल क्या है, एपेक्स ऑटोनोमस बॉडी है that watchdog the press, establish the preserve of freedom of press and maintain the improved standards of newspaper and news agency। देखो इसका बहुत बड़ा रोल है, ये अच्छा खासा कंट्रोल करके रखता है प्रेस मीडिया को। वॉचडॉग है, वॉचडॉग मतलब वो जो ऑब्जर्व करता है कि प्रेस का फ्रीडम कहीं ना रोका जाए, ठीक है, और न्यूज़पेपर के स्टैंडर्ड्स को भी इंक्रीज करने में मदद करता है। तो ये सारे जो क्रूशियल पॉइंट्स ये आपको पता होना चाहिए कि कौन देश में ये ऑर्गेनाइजेशन है ये करते क्या है। फिर आता है ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन लिमिटेड, तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है दैट सेटिस्फाई एंड ऑडिट्स द सर्कुलेशन फिगर ऑफ द मेजर पब्लिकेशन,
न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स इन इंडिया। देखो सर्कुलेट जो होता है डेली डेली घर पे न्यूज़पेपर आता है, तो कितना सर्कुलेट हो रहा है, कितना न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, तो वो कौन देखता है? ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन लिमिटेड। ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब कोई प्रॉफिट लेना देना नहीं है। ठीक है, दिस इज ए डाटा एसेंशियल फॉर एडवर्टाइजर्स एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर मीडिया प्लानिंग। ठीक है, ये डाटा कलेक्शन वाला काम करता है कौन? ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन ऑफ लिमिटेड। ठीक है, तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की बात किया था, ऑर्गेनाइजेशन में तीनों ही आएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, इसको समझो क्योंकि क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं और अच्छे से पढ़ना होता है उसे। ओके, चलो, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।